शिवानी और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका होप ऑल की इंग्लिश ग्रामर क्लास में। इंग्लिश ले लीजिए या कोई भी और लैंग्वेज ले लीजिए, कोई एक लैंग्वेज किससे बनती है? कोई भी लैंग्वेज शब्दों से, वर्ड्स से बनती है। लेकिन अगर ये शब्द और ये वर्ड्स एक सही ऑर्डर में ना लगे हों, एक सही सीक्वेंस में ना लगे हों, इधर उधर लगे हों, तो पूरी लैंग्वेज, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, या तो फिर बिल्कुल मीनिंगलेस, यानी बिल्कुल ही बिना किसी मतलब का हो जाता है। यही हमें ग्रामर सिखाती है। इंग्लिश ग्रामर हमें इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के शब्दों को कैसे जोड़ना है, कैसे साथ में रखना है कि उसका मतलब वही हो जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाती है। आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस से, यानी वाक्यों से। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भूत और भविष्य। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीन समय के अलग अलग भेदों से ही पूरा समय बना है। और अंग्रेजी भाषा में जब हम शुरुआत करेंगे, कहते ऐसा है कि अगर आपने टेंस जान लिया, अगर आपने काल जान लिया, तो अंग्रेजी भाषा आपने आधी तो जान ही ली। प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। शैल का प्रयोग मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के साथ, याद आया? फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल का प्रयोग मैंने आपको बताया था सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है? और साथ में कुछ अपवाद मैंने बताए थे, एक्सेप्शंस। अंग्रेजी में हर नियम का अपवाद होता है। इनफैक्ट एक कहावत भी है, एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें पहले दो अलग चीजें सीखनी होगी। पहला होगा पर्सन्स और दूसरा होगा केस। पर्सन जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इंग्लिश में भी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई के साथ, यू के साथ, बहुवचन के साथ, जब भी इनके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में, तो डू के साथ शुरुआत होगी। डू के साथ शुरुआत होगी। ठीक है? डू के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है। डू आई प्ले golf? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ नाइस बॉय। यहाँ पर नाइस, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक कैसा लड़का है, ये बताता है हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटी के बारे में, जैसे इट्स अ रेनी डे,
बारिश होने वाली होती है, उस दिन को हम बोलते हैं रेनी डे। डे यहाँ पर एक नाउन है। रेनी डे, कैसा दिन है आज? रेनी डे है आज, सनी डे है आज, धूप है आज, सनी डे है। इस टाइप के शब्द जो हमें उस सर्वनाम या नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसके एक क्वालिटी बताते हैं, किस टाइप का, कैसा, वो होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। आइए कुछ ऐसे शब्द अब जानते हैं, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस जानते हैं जो समय के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए व्यक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जो समय की स्पष्टता निर्धारित करते हैं। ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस हैं, स्टार्ट करते हैं हम। एट, बिफोर, आफ्टर। आप में से कई लोग या आप में से सब इन शब्दों से वाकिफ होंगे। एट, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, ये एट पॉइंट करता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग को। एट 4 o'clock, एट 9 o'clock, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को ये बताता है। बिफोर, समय के जो टाइम बताया जा रहा है उससे पहले को व्यक्त करता है, और आफ्टर, जो समय बताया जा रहा है उसके बाद को व्यक्त करता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी कैटेगरीज वर्ब की। ब्रॉडली डिवाइड करें, अगर एक बड़े तौर से देखें तो हमारे वर्ब दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कैटेगरी है इन्फिनिट वर्ब, दूसरी कैटेगरी है इन्फिनिट वर्ब। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इनको ऐसी कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया गया है? अब आप अगर एक सेंटेंस देखें, एक वाक्य देखें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी वर्ब के बगैर, क्रिया के बगैर हमारा सेंटेंस अधूरा है। यहां है मैं करता, खाता हूं, ता। ये क्रिया डिपेंड कर रही है इस सब्जेक्ट पर। ये क्रिया